नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्लेटो को पढ़ने वाले हैं। प्लेटो के साथ साथ हम लोग थोड़ा सुकरात को भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। क्योंकि सबसे पहले सुकरात ही थे और सुकरात का कोई किताब है नहीं, उनके ऊपर लिखा गया है अपोलॉजी, जो कि प्लेटो के द्वारा ही लिखा गया है। तो उसी में सारी जानकारी है और प्लेटो कहते भी हैं कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सारा सुकरात का ही दिया हुआ है हमको। तो सबसे पहले हम लोग आज प्लेटो पढ़ेंगे। प्लेटो एक ग्रीक के छोटे छोटे सिटी स्टेट में एक एथेंस था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 387 में। ये 428 में इनका जन्म हुआ था और 387 में ये द एकेडमी नाम के एक स्कूल स्थापित करते हैं। तो वही आज हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्योंकि आज से मान के चलिए बहुत साल पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 200-300 साल पहले का एक जगह है जहाँ पे करीबन 10,000 का पॉपुलेशन है। वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था चलनी चाहिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि एथेंस जो था एक छोटा सिटी स्टेट था। ग्रीक में बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट थे, उसमें एक एथेंस भी था। तो एथेंस में सबसे पहले सुकरात का जन्म हुआ था और सुकरात को हेमलोक नाम के पॉइजन पिलाकर उनको मृत्यु दंड देकर दे दिया गया था। उस समय जो राज्य में जो शासन प्रणाली थी वो लोकतंत्र थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आप आगे अगर पढ़ेंगे भी तो आप देखेंगे कि ये दोनों लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ नहीं है। जैसे लोकतंत्र में जो सरकार थी वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी, तो उसके ये लोग खिलाफ है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं कि प्लेटो के बारे में। सबसे पहले देखिए कि जो सोसाइटी जो थी, जो मतलब 10,000 का करीब उसका आबादी था, वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी। मतलब आज भी अगर आप गाँव में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे कृषि समाज होता है, कैसे किसान होते हैं। तो उसी प्रकार था। तो जहाँ किसी किसान था और पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो पितृसत्तात्मक थी, पैट्रियार्कल थी। और स्लेव सिस्टम था, मतलब क्या बोलते हैं कि नेचुरल जो इनइक्वालिटी जो थी होती है, असमानताएं, उन लोग का कहना था कि वो प्राकृतिक ही है। एक मास्टर जन्म होगा और एक सत्तात्मक समाज था और कृषि समाज, और जो लोग प्राकृतिक असमानताएं मानते थे। तो यही आप लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सोसाइटी है, स्लेव सिस्टम था, एक मास्टर था और एक स्लेव था। ये भी बात अरस्तु भी यही मानते थे, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। जब प्लेटो बनने में उस समय सभी थिंकर वो अपने समय का शिशु होता है। प्लेटो को बनने में वो क्यों इतना बड़ा दार्शनिक बन पाया, तो उसके पीछे कारण सबसे पहले तो सुकरात को हेमलोक नाम के पॉइजन पिलाकर मार दिया गया था। क्योंकि वो जो उस समय जो थे उनका बहुत बड़ा उस देश में, मतलब धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, जो भी करप्शन था। क्योंकि उस समय एक सोफिस्ट टीचर होते थे। सोफिस्ट इन द सेंस जो आजकल जो आप लोग देख रहे होंगे जो देश में जो चल रहा है शिक्षा व्यवस्था के नाम पे, कि पैसा लेकर मतलब उनको इस तरह से बताया जाता है कि बोलने की कला सिखाया जाता है, ऐसे किया जाता है कि आपको कैसे पावर में बनना है, पावर में बने रहना है, कैसे पैसा को कंज्यूम करना है। तो उसी प्रकार सोफिस्ट टीचर होते थे। तो वही जो वहाँ के जो उस समय जो राजा जो थे वो उसी से पढ़े हुए थे, तो उनको यही बताया गया था कि कैसे पावर में बने रहना है, कैसे पैसा कमाना है और बोलने की कला है। तो जो काफ़ी जो सरकार जो थी वो काफ़ी शर्मिला गई थी, अंदर से जो थी वो मतलब एकदम पूरा कमज़ोर हो गई थी, और बाहर से इंटरनली एकदम वीक हो गया था और एक्सटर्नली वल्नरेबल हो गया था। ठीक। तो उसके बाद में एथेंस और स्पेटा, मतलब दो सिटी स्टेट है, इन दोनों में युद्ध होता है। ठीक। और ये सबसे पहले समृद्ध राज्य था। समृद्ध राज्य होते हुए भी स्पार्टा से ये डिफीट हो जाता है एथेंस।
तो स्पार्टा से डिफीट हो जाता है और सबसे पहले भी सुकरात को भी मतलब उन्होंने मार ही दिया था। तो अब लगता है कि भाई क्यों हारा। तो प्लेटो जो थे वो चिंतन करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारा छोटा सा जो एथेंस है, जो हमारा सिटी स्टेट है वो हार गया। तो उनको सबसे पहले जो पता लगा तो सबसे पहले था करप्शन और नेपोटिज्म। तो उन्होंने पता लगाया कि क्या कारण रही कि वो हार गए। सबसे पहले वो करप्शन था और नेपोटिज्म था, अंदर से पूरा वीक हो गया था। तो करप्शन इन द सेंस ये था कि वो लोग पेड टीचर पढ़ाए हुए थे कि हाँ भाई वो सब चल रहा था कि हम कितना पैसा ले लें, हम कितना पैसा ले लें। भाई भतीजावाद हो गया था कि हमारा बेटा शासन में रहे, हमारा बेटा शासन में रहे। और जो स्पार्टा जो था वो मिलोस को भी अपना में मिला लिया था। यही पे एक किताब है थुसिडाइस का हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर और मिलियन डायलॉग, दो उनका किताब है। ठीक। और दूसरा सुकरात है, तो सुकरात को एपोलॉजी में उनके बारे में चर्चा है, प्लेटो की बुक है एपोलॉजी। उनका एक मित्र था क्रेटो, ये भी एक किताब है। जब उनको हेमलॉक नाम की जहर पिलाया जाने वाला था और वो जेल में थे, तब उनका एक दोस्त था क्रेटो। उन्होंने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, मतलब बताया कि भाग जाओ यहाँ से कोई। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारा मरना सही है लेकिन हमारा विचार नहीं मारना चाहिए। जिस तरह से आप देखे होंगे कि आज ही के दिन 23 मार्च के दिन ही भगत सिंह ने अपनी शहादत दी थी कि भगत सिंह ये बोले थे कि हमारा मरना ज़्यादा देश को जगाएगा, मतलब ये क्रांति हो जाएगी। इसी तरह से उन्होंने मारा। उसके बाद एक प्लेटो का जन्म हुआ और उसके अंदर चेतना का उद्भव हुआ। उसके बाद देखिए कि जो सुकरात जो थे वो जो उससे पहले सुकरात से पहले जो भी जो दार्शनिक थे, विचारक थे, उनका ये था कि भाई जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक दुनिया है, उसमें कैसे जीवन चल रहा है, मतलब जो चीज़ जो एग्जिस्टेंस में है उसी के बारे में पता लगाना है। लेकिन जब प्लेटो आए तो उन्होंने आइडिया की बात की कि नहीं भैया, जो आप ये सब जो देख रहे हैं यही दुनिया नहीं है, इससे अलग भी दुनिया है। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियाज दी, इसलिए उनको आइडियलिस्ट थिंकर भी कहते हैं। तो सुकरात जो थे वो बोले कि हाउ टू लिव ए गुड लाइफ। उन्होंने कि सब उसी तरह जी रहे थे, जो भी सामान है वही ठीक है। तो सुकरात जो आए उन्होंने बोला कि हाउ टू लिव ए गुड लाइफ। फिर उन्होंने प्रश्न किया गुड लाइफ क्या होता है। फिर उन्होंने थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया, भैया जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सही से जीवन नहीं जी सकते हैं। और ज्ञान के लिए फिर उन्होंने ज्ञान में डायलेक्टिक्स का नाम का एक थ्योरी दिया। डायलेक्टिक्स क्या होता है कि मान के चलिए हमारा एक ओपिनियन है, एक आपका ओपिनियन है, हम अपनी जगह पे लगते हैं कि हम सही हैं, आप लगते हैं कि आप सही हैं, लेकिन दोनों में से कोई सही नहीं। लेकिन अगर हम दोनों लोग साथ में बैठेंगे और बात करेंगे और चर्चा करेंगे तो हम दोनों के बीच से जो बात निकलेगी वो ट्रू नॉलेज होता है। सुकरात ने बात कहा है जब हम दो लोग आपस में डिबेट करते हैं, जो अंत में जो उसका सार निकलता है वो ट्रू नॉलेज है। वही डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट ही दिए थे। डायलेक्टिक्स का 3 अति होता है, एक यूनिटी ऑफ अपोजिट, कि एक आपके विचार से असहमत होनी चाहिए, एक निगेशन ऑफ निगेशन मतलब चर्चा होनी चाहिए, और एक क्वांटिटी चेंज इनटू क्वालिटी, मतलब जो क्वांटिटी जो होती है, जैसे हमारा बहुत सारा दिमाग में सोच लिए, अभी बहुत सारा सोचेंगे, लेकिन जब हम दोनों आदमी साथ में बैठेंगे चर्चा करेंगे तब वो ट्रू नॉलेज बन जाएगा। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि सोफिस्ट टीचर होते थे, वो पेड टीचर थे, बता दें कि हाउ टू कम इन पावर, आर्ट ऑफ पोएट्री। ये पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था, इसका हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर है थुसिडाइस का। मिलियन वॉर मिलियन डायलॉग, दोनों किताब है थुसिडाइस का। थुसिडाइस का दोनों किताब है और थुसिडाइस को फर्स्ट रियलिस्ट थिंकर भी कहा जाता है। उसके बाद ये तो था इनके बारे में बेसिक जो इंट्रोडक्शन। उसके बाद इन्होंने कुछ थ्योरी दी थी।
बहुत सारा थ्योरी दिए थे, तो एक एक थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले तो थ्योरी ऑफ आइडियाज दिए थे। थ्योरी ऑफ आइडियाज में ये था कि आप जानते ही हैं कि जो उससे पहले कि ये सुकरात के शिष्य हैं, तो सुकरात जो जिस तरह से बताए थे कि भैया इस जीवन से अलग भी कुछ सोचना चाहिए, तो फिर ये भी दिमाग लगाया, फिर थ्योरी ऑफ आइडियाज दिए। इसमें एलिगिरी ऑफ केव्स के कॉन्सेप्ट देते हैं। एलिगिरी ऑफ केव्स ये है कि एक गुफा है, गुफा में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक, उनको जंजीर से बांध दिया गया है और उसमें आग जल रहा है, ठीक, और आग जलने की वजह से जो बाहर जो लोग जा आ रहे हैं उसकी परछाई अंदर आ रही है, या कोई पक्षी जो है बाहर जा रही है तो उसकी पक्षी की परछाई अंदर आ रही है, ठीक। तो जो उसमें जो लोग बैठे हुए हैं तो उनको ये लग रहा है कि यही सत्य है, तो जो देख रहे हैं परछाई उनको लग रहा है यही सत्य है। किसी तरह एक व्यक्ति जंजीर खोलकर जो गुफा से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि भाई ये तो सूर्य के प्रकाश इतना अच्छा है, ये तो लोग रियलिटी में लोग हैं, हम तो परछाई देख रहे थे, रियलिटी में चिड़िया है। तो देखता है तो फिर वो अंदर जाता है, तो अंदर जाता है तो सबको मनाता है, भाई चलो बाहर चलो, ये तो हम लोग परछाई में जी रहे हैं, हम लोग शैडो में जी रहे हैं, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, तो हम लोग कुछ भी नहीं, चलो बाहर। लेकिन उसमें जो लोग थे उनके जो मतलब शुरू से उसमें बैठ चुके थे, वो मना कर रहे थे, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। वो मतलब जैसे आप मान के चलिए समाज जिस तरह चल रहा है, अगर आप पढ़ लिख लेते हैं और अगर आप समाज को जाइएगा बताने कि देखिए आप लोग ये जी रहे हैं, इससे और भी अच्छा जीवन हो जाएगा, कुछ दिन बाद धीरे धीरे समाज आप ही को पागल घोषित कर देगा। इस तरह से था। लेकिन वो फिर एक व्यक्ति को ले गया, धीरे धीरे जब सबको बाहर ले गया मेहनत से, तब लगा कि नहीं ये सत्य है। तो थ्योरी ऑफ आइडियाज में बस यही एलिगरी ऑफ केव्स कॉन्सेप्ट दिए। फिर आता है थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस में है कि सुकरात जो थे उनके 4 मित्र थे, एक था सेफलस, एक था पोलीमार्कस, एक था ग्लाइकन और एक था थ्रेसिमिस। सबसे पूछा कि भैया तुम बताओ न्याय क्या होता है। सभी लोग, कोई बोल रहा है कि अब किसी का अगर कर्जा लिए हैं तो उसका कर्जा चुका दो, कोई बोल रहा है कि दोस्त के साथ अच्छा रहो और दुश्मनों के साथ अच्छा। तो सब अपना अपना ओपिनियन दिए। और जो सुकरात जो थे बोले कि नहीं ये सब नहीं। तभी सबसे बात करने के बाद उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ सोल कि भैया आपका आत्मा क्या कह रहा है, किसी को न्याय देने से आपका आत्मा क्या। थ्योरी ऑफ सोल में उन्होंने 3 तरह का बात कही है कि एक है रीजन, करेज और एपेटाइट। मनुष्य के अंदर तीनों गुण मतलब थोड़ा कमोबेश, कोई ज्यादा हो या कोई कम रहता है। जिस प्रकार ये आप देख रहे हैं, कोई मान के चलिए किसी के अंदर कोई एपेटाइट वाला है, किसी के अंदर कोई रीजन वाला है, किसी के अंदर करेज वाला है, तो सबके अंदर ये तीनों गुण होता ही है। हाँ, ये बात अलग कि किसी के अंदर कुछ ज्यादा हो गया और किसी के अंदर कम हो गया। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने इसमें बताया था भैया जिसके अंदर अगर ज्यादा बुद्धि है ना तो उसको शासक होना चाहिए, रूलर होना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा बुद्धि है तो आप शासक, रूलर में बनिए। अगर जिसके पास उससे मतलब जिसके पास मतलब क्षमता है, बल है, शक्ति है, तो उसको सेना में जाना चाहिए। और जिसके पास तृष्णा है, मतलब पैसा की लालच है, चाह है, लस्ट है, उसको व्यापार करना चाहिए। जिसके अंदर जो गुण मौजूद है उसी के अनुसार वो काम करे तो उसमें ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो यही वो थ्योरी ऑफ मतलब थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने थ्योरी ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट दिया। तो इसमें बताया था कि ये रूलर होगा, ये सैनिक होगा मिलिट्री, और ये ट्रेडर्स होगा। उसके बाद थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट था तीसरा, थ्योरी ऑफ एजुकेशन का होता है। एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? तो एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में ये बताते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसको किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए। तो बच्चा जन्म लेता है उसको जो वो जब जन्म लेता है उससे लेकर 6 वर्ष तक उसको
जिम्नास्टिक का शिक्षा देनी चाहिए, उसको मोरल स्टोरी सुनानी चाहिए, उसको म्यूजिक में धीरे धीरे रुचि लानी चाहिए, जिससे उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास और चेतना का विकास तीनों हो पाए। तो उन्होंने शिक्षा पे यही बताया कि जो भैया बच्चा है, जैसे हम लोग के यहाँ आंगनबाड़ी चलता है, उसमें जाके सीधे खिचड़ी खा के घर जाता है, लेकिन उन्होंने शिक्षा कॉन्सेप्ट यही दिया था कि जो बच्चा है उसको सबसे पहले मेंटल के लिए म्यूजिक की शिक्षा, म्यूजिक दिया जाए, शारीरिक के लिए जिम्नास्टिक दिया जाए, और आध्यात्मिक के लिए, स्पिरिचुअल के लिए, अच्छी विचार के लिए उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया जाए। जैसे आप लोग भी जब दादा दादी के साथ बच्चे को बचपन में सुनते थे तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाते थे। उसके बाद थ्योरी ऑफ एजुकेशन में उन्होंने 0 से 6 वर्ष के बच्चे को ये सब, उसके बाद 6 से 18 वर्ष के बच्चों को है उनको ऑल जनरल साइंस, मतलब वो जनरल सब्जेक्ट जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी जो भी सब्जेक्ट है वो सारी की शिक्षा दिया जाए, मतलब उसको भौतिक दुनिया को नॉलेज दे दिया जाए 18 वर्ष तक। उसके बाद उनका फर्स्ट फिल्ट्रेशन, मतलब पहला टेस्ट लिया जाए कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो वहीं से वो एपेटाइट में चले जाएंगे, मतलब वो व्यापार बन जाएंगे। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो 18 से 20 वर्ष में सबको मिलिट्री जो ट्रेनिंग होता है वो कंपलसरी देना होता है। तो 18 से 20 में सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में उनको मिलिट्री का शिक्षा दीजिए, और फिर उनका टेस्ट लीजिए, फिल्ट्रेशन कीजिए, सेकेंड फिल्ट्रेशन अगर उसमें वो पास हो जाते हैं तो फिर उनको 20 से 35, मतलब वो फोर्थ स्टेज का शिक्षा होता है। इसमें उन्होंने बताया कि उनको ज्योमेट्री का शिक्षा होनी चाहिए, डायलेक्ट्रिक्स का शिक्षा होनी चाहिए, और भी 1-2 सब्जेक्ट कि उनको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद 35 वर्ष के बाद जो फिफ्थ स्टेज है उसमें बोला कि वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके फेस करें क्या भैया। और इसे ही जब वो 50 साल तक किसी को फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा था, जो भाई भतीजावाद था, करप्शन था, सभी लोग सत्ता के पीछे भाग रहे थे, पावर के पीछे भाग रहे थे, तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया फिलोसफर किंग, मतलब दार्शनिक राजा। जब दार्शनिक राजा होगा तो स्टेट में, राज्य में भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पढ़ चुका है, इतना ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे है, तो वो मतलब उसको ये इच्छा नहीं है कि हमको उस कुर्सी पर बैठना है। बस कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप 1 साल या 2 साल के लिए सेवा कर दीजिए, तो वो सेवा करेंगे। तो यही फर्स्ट जो है वो 0 से 6 है, म्यूजिक, ज्योग्राफी, मोरल। सेकेंड जो है 0 से 18 हिस्ट्री, ज्योग्राफी। थर्ड में मिलिट्री एजुकेशन। फोर्थ में है फोर्थ फिल्ट्रेशन जिससे 35 में डायलेक्ट्रिक, ज्योमेट्री, लॉजिक। फिफ्थ में है प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके बाद वो फिलोसफर किंग हो जाता है। आगे जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग के मतलब आपको इस तरह से समझिए कि जो 50 साल बाद वो शिक्षा ले लेगा तो वो सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा, उस पर कोई बंधन नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, कोई नियम कानून नहीं होगा, उस पर कोई बोल नहीं सकता है। तो इतना ज़्यादा जो पावर देते हैं फिलोसफर किंग को, बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं। उसके बाद उनका अगला जो थ्योरी है वो कम्युनिज्म का है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में बताते हैं कि जो रूलर्स होगा उसको पहला बात शादी नहीं करना है। अगर वो शादी नहीं करना है, कोई संपत्ति नहीं रखना है, कोई परिवार नहीं रखना है, क्योंकि ये सब रहेगा तो व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ा भी अगर चुनाव करेगा तो मतलब सही से रूल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सबका विरोध करते हैं। और अगर मान के चलिए रूलर अगर शादी करना भी चाहता है तो वो क्यून से ही करे, फिलोसफर क्यून से ही करे। और दोनों के बाद जब उनके जो चाइल्ड होंगे, संतान होंगे, तो 6 मंथ बाद वो स्टेट को दे देंगे, क्योंकि उनके अंदर कोई मान के चलिए ज़्यादा दिन रहने के बाद माया ना हो जाए, और जो बच्चा होगा वो स्टेट का बच्चा होगा। उनको इसी बात पे अरिस्टो जो है वो आलोचना भी करते हैं कि परिवार एक मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है, मोटिवेशन भी होती है, पैसा भी मिलता है तो मोटिवेशन होता है, इससे और भी रोजगार भी मिलता है। तो इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ही आर्टिकल आइडियलिस्ट बात की है। उसके बाद कुछ कुछ थिंकर जो है वो इनके ऊपर क्या बोले हैं वो हम आपको बताते हैं कि इस पर इतना अटेगा नहीं। तो सबसे पहले है प्लेटो का कुछ मतलब क्या बोलते हैं कोट्स है कि फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इन माइटर दैन नॉलेज, मतलब कह रहा है
जो दार्शनिक राजा है उसको कोई कानून, कोई अध्यादेश से उनको बांधा नहीं जा सकता है। उसके बाद दूसरा बोलते हैं फिलोसफर किंग इज ए पर्सन इन होम पर्सन डोमिनेट्स इज द पैशन। कहते दार्शनिक राजा वह व्यक्ति होता है जिसमें तर्क, जुनून और हावी होता है। तो वही दार्शनिक राजा के बारे में सारी बात बता रहा है कि रूलर शुड नाइदर बी अकाउंटेबल टू पब्लिक ओपिनियन नॉर बाउंड बाय एनी रिटन लॉ। मतलब कह रहा है कि जनता के प्रति थोड़ा भी जवाबदेही नहीं होगा, उससे कोई भी कानून से उनको बांधा नहीं जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि यही फुलिश टू बाइंड, जो मूर्ख लोग हुए वही फिलोसफर किंग को मतलब उनको फिर उनका जो अगला बात है कि व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर बाय फिलोसफर किंग। कुछ रिस्ट्रिक्शन भी फिलोसफर किंग पर लगाते हैं, जैसे कि प्लेटो द लॉज, जैसे कि इनका जो पहले रिपब्लिक आया था उसमें बहुत ज़्यादा पावर जब दे दी, जब इनका आलोचना होने लगा धीरे धीरे, तब इन्होंने लॉज नाम के बुक लाया और इसमें इन्होंने बताया कि जो टाइम कैन चेंज द फिलोसफर किंग, नो पॉइंट इन टाइम कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। मतलब जब द लॉज बुक लाया तो उन्होंने उसमें बताया कि जो दार्शनिक राजा होगा वो संविधान को चेंज नहीं कर पाएगा। तो पहले तो बोला था कि उनको जो मन होगा, भैया टर्नी भी हो सकती है, तानाशाह भी हो सकता है, आप कितना भी आदमी मान के चलिए पढ़ ले, संघर्ष कर ले, घूम ले, लेकिन उनके अंदर कभी कहीं ना कहीं तो तृष्णा रहता ही है। तो फिर इन्होंने जब लॉज बुक आया तो उसके बाद ये तो फिर इनको कुछ जो थिंकर इनको क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कार्ल पॉपर है, उनका एक बुक है एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। उसमें इन्होंने बताते हैं कि प्लेटो ग्रांट्स द एब्सोल्यूट पावर टू पर्सन एंड ही चूज टू टर्निकल। जो बोल रहे हैं कि फिलोसफर राजा को जो अत्यधिक पावर जो दे रहा है, इससे राजा टर्निकल हो जाएगा, मतलब तानाशाह हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि एरिस्टोटल रूल ऑफ लॉ इज better than the rule by one represent collective wisdom. However, the Aristotle should no sacrifice good for sake of best because best is unachievable। कह रहे कि जो प्लेटो का जो बेस्ट जो है वो हर समय मतलब इस तरह के थिंकर है, वो मध्यम मार्ग पे नहीं जाते, एकदम बोलते कि नहीं इसका बेस्ट हो रहा है, क्योंकि बेस्ट इज अनअचीवेबल। बेस्ट कभी होता है गुड होता है, तो अरस्तु कहते हैं कि बेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए, गुड के पीछे भागना चाहिए, मध्यम मार्ग के पीछे भागना चाहिए, संयम के पीछे भागना चाहिए। शबाइन कहते हैं कि द लॉज प्लेटो established in the canon law, as it is said that Aristotle idealist role of the second। जो प्लेटो का जो सेकेंड आइडियल स्टेट है वो अरस्तु का फर्स्ट आइडियल स्टेट है, वो शबाइन कहते हैं। उसके बाद कुछ और कोट्स है कि अंडर फिलोसफर आर किंग और द किंग एंड प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड हैव नो स्पिरिट ऑन पावर ऑफ फिलोसफी, दिस इज एन रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। ये नो लॉ ऑर्डिनेंस इज द जस्टिस इज द। इसी प्रकार प्लेटो में और भी कुछ थिंकर है जो कुछ बोले कहिएगा तो आपको पीडीएफ दे देंगे।